हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। तो लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफ की बात कर रहे थे और आपका 2 होमवर्क था। तो आई होप आपने होमवर्क करा होगा। उसका सॉल्यूशन मैंने पोस्ट कर दिया था, ठीक है। और उसमें कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। उसके सॉल्यूशन का लिंक आज भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अभी आपके पास 2 सवाल है। यहाँ पे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ, दोनों सवाल में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ग्राफ। अब बेसिक सा फंडा यहाँ ध्यान से देखना कि इसमें इनिशियल पोजीशन की कोई जानकारी नहीं होती है। हम आपको बता चुके हैं कि जो मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें इनिशियल पोजीशन की कोई जानकारी नहीं होती है कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया। और जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो इनिशियल पोजीशन क्या मानेंगे हम लोग, ओरिजिन पे। मतलब जो मेरा ओरिजिन होगा दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये दोनों सवाल आप खुद से ट्राई करो। आपके पास 3 मिनट का टाइम है। स्क्रीन पॉज करो और ये दोनों सवाल ट्राई करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, 0 से लेके t1 तक में वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपको याद हो तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, जिसका स्लोप वेलोसिटी के बराबर होगा, ठीक है। और कुछ नहीं बोला है तो कहां से स्टार्ट हो रहा होगा, ओरिजिन से, ठीक। अगर मान लो ये एंगल अल्फा है तो यहाँ पे जो 10 अल्फा होगा, मैथमेटिकली भी हम आपको चीजें समझा रहे हैं, वो मान लो ये वेलोसिटी v नॉट है। क्या है, v नॉट। तो ये 10 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, v नॉट। यही आपका स्लोप होता है। अच्छा, मान लिए ये कितना टाइम हो गया, t1 तक कैसे चला, ठीक है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ। अब ध्यान से सुनना, इस पार्ट को अगर आप देखो तो वेलोसिटी घट रहा, ठीक है। वेलोसिटी घट के 0 हो रहा है। ये डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। मतलब पार्टिकल अगर ऐसे चल रहा था तो भले ये t1 के बाद क्या होना शुरू हो गया, स्लो होना शुरू हो गया, बट ये टर्न नहीं हो रहा है, ये अभी भी आगे ही जा रहा है। अगर रुक के ये वेलोसिटी निगेटिव हो जाता तो क्या होता, ये टर्न हो जाता। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा कि घटेगा, बढ़ता जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट रेगुलरली बढ़ता जाएगा। लेकिन इस पार्ट का ग्राफ जो होगा, ठीक है, दैट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप ध्यान से देखो तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा है, यहां पे नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप है, कांस्टेंट है। मतलब इसका ये जो एक्सेलेरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है और नेगेटिव है। तो अगर आपको याद हो तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन का पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कॉनकेव डाउन शेप में। कैसा होना चाहिए, कॉनकेव डाउन। लेकिन क्या पोजीशन यहां से नीचे घटना चाहिए, नहीं, पोजीशन इज स्टिल इंक्रीजिंग। लेकिन ग्राफ का शेप कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के केस में ग्राफ का शेप कैसा होता था बता चुके हैं, दैट मस्ट बी पैराबोलिक। तो ये शेप कुछ ऐसे होगा, ध्यान से देखो, ठीक है। यहां पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, ध्यान से देखो इस ग्राफ को यहां का। तो यहां पे स्लोप क्या हो गया ग्राफ का, 0, फ्लैट हो गया, पैराबोलिक है। और कॉनकेव डाउन है। कॉनकेव डाउन का मतलब एक्सेलेरेशन आपका कैसा हो गया, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। कैसा एक्सेलेरेशन है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। आई होप ये चीज आपके समझ में आया हो। तो ये मान लेते हैं T2। कोई दिक्कत, अब इसकी बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। याद आ रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है सर। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है,
लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये एरिया पॉजिटिव है, एरिया नेगेटिव। नेगेटिव एरिया का मतलब हम आपको समझा चुके थे कि देखो मैथमेटिकली तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, लेकिन फिजिक्स में नेगेटिव एरिया का मतलब है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब ध्यान से अगर आप सोचो तो यहाँ जितना पॉजिटिव स्लोप है, ये कैसे हम बोल पा रहे? देखो 1 सेकेंड में 0 से एक्सेलरेट होकर कितना पे पहुंचा? v0। और चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो कैसा एक्सेलेरेशन? कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। उसी तरह 1 सेकेंड में डी एक्सेलरेट होकर फिर से 0 पे पहुंच गया। तो आप देख के बता सकते हो कि इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप हो जाएगा v0/1 tan थीटा, और इसका स्लोप फिर क्या हो जाएगा? v0/1 लेकिन नेगेटिव में। अरे है ना, लेकिन है तो दोनों स्लोप क्या मैग्नीट्यूड में बराबर है ना? यहां और यहां दोनों जगह का स्लोप कैसा है? मैग्नीट्यूड में बराबर है। अच्छा, यहां से यहां कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ध्यान से देखना। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन पैराबोला अपवर्ड, तो कुछ ऐसे 1 सेकेंड के लिए, फिर ऐसा ही पैराबोला, लेकिन यहां अच्छा ये बताओ, यहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल अभी टर्न नहीं हो रहा। ठीक, डाउनवर्ड पैराबोला। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्सेलेरेशन। अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो यहां भी उतना ही नेगेटिव एक्सेलेरेशन है। क्यों? सेम स्ट्रेट लाइन तो सेम स्लोप, सेम स्ट्रेट लाइन तो सेम स्लोप, सेम स्लोप, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही क्या देता है? एक्सेलेरेशन। इसका मतलब इस पार्ट से यहां पे वेलोसिटी क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। यहां पे वेलोसिटी देखो 0 हो गया, स्लोप कैसा हो गया? फ्लैट। अब ध्यान से देखो सेम, तो हम चाहे तो यहां से यहां सेम पैराबोला से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि उसका स्लोप बराबर बराबर रूप से घट रहा है ना? और यहां जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही यहां भी होगा। एरिया से देखो सेम एरिया है ना? अरे ये v0, अगर ये भी हम 1 सेकेंड बोल रहे हैं और सेम स्लोप है तो ये कहां तक जाएगा? -v0 तक। मतलब ये एरिया और ये एरिया सेम हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जितना डिस्प्लेसमेंट इस 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में पॉजिटिव में हुआ, उतना ही डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में निगेटिव में होगा। यानी अगर ये मेरा 1 सेकेंड, ध्यान से देखना, और ये मेरा 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के 1 और 2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये है ना? तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट अब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? ये पूरा का पूरा एक्सेलेरेशन कैसा है? नेगेटिव है। तो इस पूरे के लिए कैसा ये ग्राफ है? कॉनकेव डाउन पैराबोला। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। कोई दिक्कत? आई होप यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, 0 से क्यों स्टार्ट किए? क्योंकि यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था। अगर स्पेशली बोल देता कि पार्टिकल 5 से स्टार्ट कर रहा, -2 से स्टार्ट कर रहा, तो आपको ग्राफ उसी अनुसार स्टार्ट करना पड़ता। आई होप यहां तक की चीजें बिल्कुल क्लियर है। ये भी आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो ध्यान देखो, बिल्कुल ऐसा बना पाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिए हुए ऑप्शंस में से गलती ढूंढ लेना क्या है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो जे एडवांस का या मेंस का पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, है ना? तो आपको गलती ढूंढना भी आना चाहिए, मेन चीज। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट डाउन करो। तो आई होप समझ में आया हो। अब एक सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पॉज करके इस सवाल को नोट डाउन कीजिए। इसका सॉल्यूशन हम वीडियो के थ्रू पोस्ट कर देंगे, ठीक है? ये जेईई में पूछा हुआ सवाल है और बहुत बेसिक सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है ग्राफ का, ठीक है? तो स्क्रीन पॉज करके इस सवाल को नोट डाउन करें और अगले लेक्चर के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन हम कल तक आपको पोस्ट कर देंगे, ठीक है? पहले आप खुद ट्राई करो, तभी मजा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मोर और लेस अपना 1 डायमेंशनल मोशन खत्म हो गया, ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशन।
जिसमें आप लोग किताबों में अलग अलग खूब पढ़ते हो, ये प्रोजेक्टाइल, वो प्रोजेक्टाइल, रिवर बोट, है ना। बट प्रोजेक्टाइल जो है बेसिकली, ध्यान से सुनना, कभी भी जेई में प्रोजेक्टाइल का डायरेक्ट सवाल 10 साल में 1-2 बार आ गया हो तो बहुत है। प्रोजेक्टाइल में जो बेसिक चीज हमको सीखना है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि हम आपको काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ या वर्क एनर्जी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको अभी से ही रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना। क्योंकि सवाल कहाँ से आने वाला है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से। तो प्रोजेक्टाइल को भी उसी तरह सीखो जैसे हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में अप्लाई करेंगे, है ना। तो प्रोजेक्टाइल से जो बेसिक चीज हम लोग सीखेंगे, जो सबसे फंडामेंटल चीज हम लोग सीखेंगे, वो 2 बातें होंगी। पहला, चॉइस ऑफ एक्सिस, कि हमको एक्स वाई एक्सिस कैसे चूज करना चाहिए, है ना। और दूसरा जो फंडामेंटल चीज होगा, दैट विल बी द इंडिपेंडेंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब आप एक्स एक्सिस के मोशन को अलग पढ़ सकते हो, वाई एक्सिस के मोशन को अलग पढ़ सकते हो, और फाइनली हम उनको कंबाइंड कर देंगे। सर ये तो फिर 1 डायमेंशनल मोशन है। बिल्कुल, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन एक अलग 1 डायमेंशनल मोशन, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन एक अलग 1 डायमेंशनल मोशन, और उनको कंबाइंड कर दो। बात समझ में आ गई? तो बेसिकली जो प्रोजेक्टाइल में हम लोग सीखेंगे वो यही 2 बातें होंगी, कि हमको एक्सिस कैसे चूज करना है, और दूसरा कि एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, और वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों पे हम आएंगे। पहले हम कुछ बेसिक जो 2 डायमेंशनल मोशन में जो मोशन के पैरामीटर हैं, हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं, बट फिर से उनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो भूलने में माहिर हो, है ना। तो देखो, 1 डायमेंशनल मोशन में प्लस माइनस से मेरा काम चल रहा था। या तो पार्टिकल इधर जा रहा था, या तो इधर जा रहा था, या तो ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था, या दाएं जा रहा था या बाएं जा रहा था। तो वहां पे मेरे पास मोशन का सिर्फ कितना डायरेक्शन अवेलेबल था? 2। और उन 2 डायरेक्शन को बताने के लिए सिर्फ प्लस और माइनस काफी था, है ना। लेकिन अगर एक प्लेन में मोशन हो रहा हो, ध्यान से समझिएगा, तो मेरे पास कितने अवेलेबल डायरेक्शन है? सोच के बताओ। कोई बोलेगा 2, कोई बोलेगा 4। हम बोलेंगे कि आपके पास अनंत, इनफाइनाइट अवेलेबल डायरेक्शन है। कैसे? आप यहां खड़े हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो। हाउ मेनी पॉसिबल डायरेक्शंस आर देयर? देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को सिर्फ प्लस माइनस से तो हम नहीं चला सकते। मान लो इसको प्लस बोलेंगे तो ये माइनस, बाकी का डायरेक्शन। दैट मीन्स कि एक 2 डायमेंशनल मोशन को पढ़ने के लिए हमें वेक्टर के प्रॉपर यूज की, प्रॉपर नोटेशन की जरूरत होगी। कोई दिक्कत? पक्का? चलो, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें आपको बता चुके हैं, बट फिर से करते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लेते हैं ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, पहले पार्टिकल यहां था, और ये पार्टिकल ऐसे कुछ चल के यहां आ गया। आई से किसको डिनोट करते हैं? इनिशियल पोजीशन को, और एफ से फाइनल पोजीशन। पार्टिकल जिगजैग पाथ पे चला और यहां आ गया। ठीक है, पार्टिकल के लोकेशन को बताने के लिए हम एक वेक्टर डिफाइन किए थे, दैट वाज पोजीशन वेक्टर, है ना। तो पोजीशन वेक्टर क्या था? जो ओरिजिन से पार्टिकल की ओर डायरेक्टेड हो। तो ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, है ना, और ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन वेक्टर। सबस्क्रिप्ट में एफ डिनोट कर रहा फाइनल और आई डिनोट कर रहा इनिशियल। अच्छा, इसको कोऑर्डिनेट्स में भी समझते हैं। इनिशियल इसका कोऑर्डिनेट था xi yi, और फाइनली इसका कोऑर्डिनेट हो गया xf yf। अरे होगा ना, प्लेन में मूव कर रहा तो ऑब्वियसली आपको इसका लोकेशन बताने के लिए xy कोऑर्डिनेट को यूज करना पड़ेगा।
अगर आपको याद हो तो जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, दिस कैन बी रिटन एज इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट जे कैप। अरे है ना, देखो मान लो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया ये, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया ये। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे को तो दिस प्लस दिस, है ना। तो क्या लिखोगे, एक्स इनिशियल एक्स आई कैप और इनिशियल वाई जे कैप, बता चुके हैं ये ऑलरेडी, ठीक है। इसी तरह फाइनल पोजीशन वेक्टर को क्या लिखोगे, एक्स फाइनल आई कैप प्लस वाई फाइनल जे कैप। अब बात करते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट की। तो ये पार्टिकल जब यहां से चल के यहां आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये वाला, और इसको हम लोग किस वेक्टर से डिनोट करेंगे, डेल्टा आर से, बता चुके हैं। ये मत सोचना कि डेल्टा आर क्यों, सर डिस्प्लेसमेंट को डी से कर लेते हैं ना। तो फर्स्ट लेक्चर देखना जहां पे हम मोशन के पैरामीटर की बात करते हैं, वहां पे हम बता चुके हैं कि इसको डेल्टा आर से डिनोट क्यों करते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको ज्योमेट्री से देखोगे तो आपको याद आ जाएगा डेल्टा आर इज बेसिकली आर एफ माइनस आर आई। यानी डिस्प्लेसमेंट का क्या डेफिनेशन हम दिए थे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। याद आ रहा है। इसी को अगर कंपोनेंट फॉर्म में हम लिखें तो देखो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा जल्दी से आपको बता देते हैं फिर से। आर एफ वेक्टर को लिख लो, एक्स फाइनल आई कैप प्लस वाई फाइनल जे कैप, ये क्या है, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। और ये है फाइनल वाई कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट, यानी चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट जे कैप। और यहीं से वन डायमेंशनल मोशन में बताए थे कि एक गायब कर दो एक एक्सिस, है ना। ये तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, कोई दिक्कत। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत आसान, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत। एक टाइम पास सवाल कर लें जल्दी से, है ना। तो लिख लो कि पार्टिकल पहले कहां पे था, तो सर 2,3 पे था, फाइनली पार्टिकल मान लो 5,7 पे चला गया, ठीक है। जल्दी से कर लेना, 2 मिनट। इनिशियली 2 और 3 पे था, फाइनली पार्टिकल 5,7 पे चला गया। तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जल्दी से ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डेल्टा आर चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप फाइनल माइनस इनिशियल 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, है ना। कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले कि भाई मेरे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, इस वेक्टर का लेंथ क्या है, फाइव मीटर। क्या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वही डिस्टेंस के बराबर है, नहीं। हो सकता है, मे भी हो सकता है, कब, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन से आया हो। मान लो ये दोनों पॉइंट अगर आप ड्रॉ करके देखो एक बार, तो 2,3 कुछ ऐसे यहां होगा और 5,7 कुछ ऐसे होगा, है ना। अगर ये पार्टिकल सिंपली यहां से यहां चल के आया होगा तब तो जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, लेकिन ऐसा तो कुछ दिया हुआ नहीं है। इस कहानी में तो सिंपली ये बताया कि पार्टिकल पहले यहां था बाद में यहां है। ये चल के कैसे आया हमको पता
नहीं है। अगर ये ऐसे चल के आया हो तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये लिखना सही है कि गलत? सही है कि गलत? बिल्कुल गलत है, बता चुके हैं। तो क्या होगा सही लिखना? तो सही लिखना होगा कि मेरे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या तो छोटा होगा या बराबर हो सकता है इन अ स्पेशल केस, किसके? डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना अच्छे से। तो स्क्रीन पॉज करके यहां तक की सारी बातों को लिख लो, और बहुत सारी बातें मैंने अभी बोली है ना, वो भी नोट डाउन करो अपने लेवल पे। चल, तो आई होप यहां तक की चीजें क्लियर है, पक्का? डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, टोटल पाथ लेंथ कवर, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे छोटा छोटा सवाल हम लोग करवा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं? एवरेज वेलोसिटी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं वी एवरेज से। किससे डिनोट करते हैं? वी एवरेज से। तो एवरेज वेलोसिटी जो आपका होता है, ये डिफाइन किया गया है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है? दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। यहां से भी आप देख के बता सकते हो कि ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। रीजन बीइंग कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो बेसिकली हमने एक वेक्टर को क्या करा? एक स्केलर से, एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, और जब एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, और ध्यान से देखो, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। कैसे? आपको याद होगा कि अगर कोई वेक्टर b है जो कैसे मिला है, तो किसी वेक्टर a को k से मल्टीप्लाई करने पे, लेट सपोज मैंने k को एक नंबर a को एक नंबर k से मल्टीप्लाई किया, तो हमको एक वेक्टर मिला। कौन सा वेक्टर मिला? b का डायरेक्शन वही होगा जो a का डायरेक्शन है अगर k पॉजिटिव। और ध्यान से देखो, डेल्टा टी हमेशा कैसा क्वांटिटी होगा? पॉजिटिव। डेल्टा टी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और टाइम क्या हम लोग बोलते हैं साधारण भाषा में कि टाइम हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है ना? तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो गया? पॉजिटिव। अरे है ना? तो वी एवरेज का डायरेक्शन और डेल्टा आर का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। कैसा डायरेक्शन होगा? सेम डायरेक्शन। कोई दिक्कत? और आप चाहो तो वी एवरेज को ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। कुछ नहीं, डेल्टा आर का वैल्यू पुट करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा ना? इस चीज को हम लोग बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट, और इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट। तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, वी एवरेज एक्स, और ये हो गया आपका वी एवरेज वाई। ये डिनोट करने का तरीका है ना? जैसे ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट होता, तो ये एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। यहां तक में कोई परेशानी? चलो, अगर ग्राफिकली थोड़ा सा इसके डायरेक्शन की बात करें, तो मान लो ये पार्टिकल ऐसे चला, ऐसे, ये इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, और ये फाइनल है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जनरल मोशन की बात कर रहे हैं, मोशन इन ए प्लेन। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? ये क्या होगा मेरा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर अब ये आपसे कोई पूछे कि बताओ एवरेज वेलोसिटी वेक्टर किधर डायरेक्टेड होगा? इसी वेक्टर के अलोंग डायरेक्टेड होगा ना? तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपका वी एवरेज का डायरेक्शन किससे डिनोट करते हैं? यूनिट वेक्टर से। तो जो वी एवरेज का डायरेक्शन होगा और
डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट वेक्टर होगा दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका, कोई दिक्कत? पक्का? तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड की, लगे हाथ बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड। तो ये डिफाइन किया गया है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड एंड दिस विल बी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इसमें क्या होगा एवरेज स्पीड, तो यहां से यहां जो ये पाथ लेंथ कवर किया, उस पाथ लेंथ को जब आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड। यूनिट क्या होगा भाई इसका, एवरेज वेलोसिटी का। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, और ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत? और अगर इसकी बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटी है ना, ऊपर भी स्केलर नीचे भी स्केलर, और इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत? फिर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताए थे, जल्दी से उसको भी याद कर लेते हैं। हम भी तुरंत सीखे कि जो मेरा डिस्टेंस होगा वो हमेशा मैग्नीट्यूड में डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा या बराबर होगा ना। ऐसा करते हैं, दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ठीक है। चूंकि ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको मॉड के अंदर ले सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं एस बाय डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा या बराबर होता है, वैसे ही एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ा या बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला, है ना। तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वही एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा। अदरवाइज एवरेज स्पीड हमेशा मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा। तो इसको लिख लो, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। कोई दिक्कत? पक्का? तो स्क्रीन पॉज करें और यहां तक की बातों को जल्दी से नोट डाउन करें। अब हम लोग थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो किताबों में जल्दी नहीं दिया होता, ठीक है। ध्यान से मान लो ये पार्टिकल का पाथ, पार्टिकल यहां से शुरू किया और यहां तक आया, ठीक है। इस पाथ के अलॉन्ग आया, ये मेरा y एक्सिस मान लेते हैं और ये मेरा x एक्सिस, ठीक है। पक्का? इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर अभी आप शो करोगे तो वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहां तक ही गया, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप शो करोगे कुछ ऐसे होगा। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला। यानी हम बोलेंगे कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो तो दिख रहा है कि मेरे डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से छोटा है, कोई दिक्कत? अब ये यहां तक ना आके ये यहां से चल के कुछ यहां आया, मानते हैं इसको बी डैश, क्या बोल रहे हैं, बी डैश। अब आपको एक चीज फील हुआ होगा कि ठीक है, अभी भी डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है,
बट यहां पे जो इन दोनों के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस था और यहां पे जो डिफरेंस है वो कम हो गया। अब शायद आपके दिमाग में एक लॉजिक आ रहा होगा कि अगर इसी डिस्प्लेसमेंट को इस पॉइंट को और करीब लाते जाएं और करीब लाते जाएं और इतना करीब ले आए, यहां तो बहुत छोटा दिखा रहा है ना, फिर भी बहुत बड़ा है, फिर भी ये बहुत बड़ा है। मेरा कहना है कि अगर इसको और करीब लाते जाएं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस क्या होता चला जाएगा, कम। और अगर ये दोनों पॉइंट बिल्कुल करीब हो जाए, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है, बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट की, डी आर, डेल्टा आर की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, डी आर, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के आसपास है, फर्स्ट पॉइंट इज टेंडिंग टू सेकंड पॉइंट, याद आ रहा है dx का डेफिनेशन। तो वैसे बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट dr, और उस केस में देखो थोड़ा सा हम बड़ा बना के दिखा रहे हैं आपको उसी चीज को, ये पॉइंट बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है, आपको इस कर्व का कोई पता नहीं चलेगा। यहां पे जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, सेम, फाइनाइट के लिए नहीं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल के लिए, यानी dr का मैग्नीट्यूड और ds का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ये चीज याद रखिएगा, dr का मैग्नीट्यूड और ds का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। डेल्टा और s का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, लेकिन dr और ds का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। कोई दिक्कत, पक्का, फील करो, जैसे जैसे इसको करीब लाते जाओगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के का जो डिफरेंस है मैग्नीट्यूड का वो क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। और जब ये बिल्कुल पास चला जाए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ऐसे एक कर्व की बात करते हैं, इसी कर्व की, ठीक है। पार्टिकल यहां था, यहां तक चला, तो ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ध्यान से देखो तो आपको मैथ्स में एक चीज बताया गया होगा कि अगर एक कर्व है और इस कर्व के दो पॉइंट को आप किसी लाइन से मिलाते हो तो वो क्या कहलाता है, सिकेंट लाइन। क्या कहलाता है, सिकेंट लाइन। तो यहां पे मेरा डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग है, सिकेंट के अलोंग, है ना। अगर मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट और करीब ले आए तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हो जाएगा। अभी भी ये सिकेंट के अलोंग है, और इसको करीब लेते जाओ, है तो अभी भी सिकेंट के अलोंग। लेकिन अगर इस डिस्प्लेसमेंट को बहुत छोटा कर दें, इतना छोटा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट मर्ज हो जाए, वो वाला फंडा। अब डेल्टा आर को हम क्या बना रहे हैं, डी आर, क्या बना रहे हैं, डी आर। कोई दिक्कत। तो आप खुद बताओ ये सिकेंट लाइन क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टेंजेंट लाइन। अरे है ना। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, उसका डायरेक्शन किधर होगा, किधर होगा, टेंजेंट के अलोंग। ये मत सोचना पार्टिकल इस पे जा रहा है, हम इस वेक्टर को शो कर रहे हैं, है ना। जो मेरा डी आर वेक्टर है बहुत छोटा सा, उसका डायरेक्शन किधर है, टेंजेंट के अलोंग। मेरे डी आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, टेंजेंट के अलोंग। ये मत सोचना पार्टिकल उस पे जा रहा है, अरे नालायक, पार्टिकल तो इस पे चल रहा है ना। लेकिन यहां पे जो मेरा डी आर वेक्टर है बहुत छोटा सा यू, उसका डायरेक्शन किधर है, टेंजेंट के अलोंग। तो मेरा डी आर वेक्टर किधर है, टेंजेंट के अलोंग। किधर है, टेंजेंट के अलोंग। और डेल्टा आर वेक्टर किधर है, सीकेंट के अलोंग। पक्का। तो फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग होगा, सिकेंट के अलोंग,
और इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट जो होगा dr वो किसके अलॉन्ग होगा, टेंजेंट के अलॉन्ग। तो यहां तक की बातों को लिखो, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक ये और एक ये, ठीक है, नोट डाउन करो। चलिए, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, कि अभी वेलोसिटी कितनी है। तो अब हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। हम लोग सीख चुके हैं कैलकुलस में, इसलिए इतना मेहनत कर चुके हैं, है ना। तो जो मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या सिंपली इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, जब कुछ नहीं बोला हो सिंपली वेलोसिटी बोला हो, तो ऑब्वियसली किस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ना कि एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी हमेशा एक इंटरवल में डिफाइन होता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइन होता है। अभी वेलोसिटी क्या है, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड दिस विल बी dr बाय dt। इसी को आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज r, r इज पोजीशन वेक्टर, dr चेंज इन पोजीशन वेक्टर, dt चेंज इन टाइम, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी वेक्टर। तो लिख लो व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। पक्का। अब ये बताओ इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अगर अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन सेकेंड के अलॉन्ग होता है, डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंट के अलॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे, तो ध्यान से देखो, dt क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब v का डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, dr। अरे dt तो एक पॉजिटिव स्केलर है ना, तो अब इसलिए डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, dr। तो जो dr का डायरेक्शन होगा इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट का, वही किसका डायरेक्शन हो जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। इसीलिए 9th 10th में आप पढ़े भी होंगे कि सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना, उस समय इसका रीजन नहीं दिया जा सकता। अब आपके पास रीजन है कि बताओ यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे दिखाते थे, ऐसे, याद आ रहा है 9th 10th वाला सर्कुलर मोशन, यहाँ पे वेलोसिटी कैसे दिखाते थे, ऐसे, यहाँ पे वेलोसिटी कैसे दिखाते थे, ऐसे, यहाँ पे वेलोसिटी कैसे दिखाते थे, ऐसे। अब किसी भी कर्व पाथ पे बात करते हैं, पार्टिकल ऐसे चल रहा, मान लो इस कर्व पाथ पे, है ना, कोई जरूरी नहीं कि उसका स्पीड भी कांस्टेंट है, हो सकता है स्पीड भी बदल रहा हो, डायरेक्शन तो बदल ही रहा। तो मान लो यहाँ पे पूछ ले तो सर वेलोसिटी कितनी है पता नहीं, बट जो भी है वो इस डायरेक्शन में, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है पता नहीं, बट जो भी है वो इस डायरेक्शन में। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है पता नहीं, लेकिन जो भी है वो इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत, पक्का। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन पाथ के टेंजेंट के अलोंग होगा। ये पाथ है ना, ये एक्चुअल पाथ है, और वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते जाओ तो आपको उस जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलता जाएगा। कोई दिक्कत, पक्का। उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लें, है ना। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, पोजीशन वेक्टर, एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट जे कैप। तो डी आर बाई डी टी क्या लिख सकते हो आप, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। देखो वन डायमेंशनल मोशन में एक एक्सिस गायब कर दो, डी एक्स बाई डी टी, इससे तो खेलते आ रहे हैं, है ना। वन डायमेंशनल मोशन में इसी से तो खेल रहे थे अभी तक, डी एक्स बाई डी टी, है कि नहीं, है ना। वो क्या था बेसिकली, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और ये क्या है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, है ना। आई के साथ जो भी होता है वो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहलाता है, और वाई के साथ जो भी होता है वो वेक्टर का वाई कंपोनेंट कहलाता है ना। तो डी आर बाई डी टी इज योर वेलोसिटी वेक्टर, है ना, एंड वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटन एज डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। दिस इज वी एक्स, दिस इज वी वाई। बोलो तो इस पर एक टाइम पास सवाल कर सकते हैं कि मान लो एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर टाइम का फंक्शन दिया हुआ है
3t² माइनस 2i कैप प्लस 2t j कैप। ठीक है, तो बताओ t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? बताओ, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से, खुद से देखो। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है क्या है, तो 3t² माइनस 2i कैप प्लस 2t j कैप। अब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेंगे पहले तो, है ना? तो कैसे निकलेगा? dr बाय dt। वेलोसिटी इज बेसिकली dr बाय dt। तो x कंपोनेंट को पहले डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा 6t i कैप। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। अब देखो भाई, यहाँ हम डिफरेंशिएशन अब आपको नहीं सिखाने वाले हैं। अगर हम ये पढ़ा रहे हैं इस स्पीड में, दैट मीन्स कि हम ये मान के पढ़ा रहे हैं कि आपको डिफरेंशिएशन आता है। नहीं आता है तो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन पढ़ा रखा है, खूब मेहनत करके पढ़ा रखा है कि नहीं। प्लस 2j कैप। अब वेलोसिटी देखो टाइम का फंक्शन है ना, टाइम का फैक्टर आ रहा है ना इसमें, मतलब ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। तो कितने टाइम पे वेलोसिटी पूछ रहा है? 2 सेकेंड पे। तो टाइम का वैल्यू क्या पुट कर दोगे? इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 12i कैप प्लस 2j कैप, 12i कैप प्लस 2j कैप। कोई दिक्कत? पक्का? ये क्या हो गया आपका? वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना? अब ये बताओ स्पीड क्या होगा? स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ds बाय dt। याद आ रहा ये कैसे आया? तो बेसिकली आया था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। अरे है ना, एवरेज से इंस्टेंटेनियस जाने का तरीका सीख चुके हैं ना। ये स्पीड कब का है? अभी का, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। और एवरेज स्पीड किसकी जानकारी देता है? तो वो एक इंटरवल की कहानी सुनाता है। किसकी कहानी? इंटरवल की कहानी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब अभी का स्पीड। कोई दिक्कत? अच्छा, एक और चीज अभी तुरंत सीखे हैं हम, कि जो मेरे dr का मैग्नीट्यूड है वो ds के मैग्नीट्यूड के बराबर है। dt से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया dr बाई dt बराबर ds बाय dt। और ये तो बहुत खतरनाक रिजल्ट आ गया। इसका मतलब समझ में आ रहा है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। dr बाई dt इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ रहा है? स्पीड के बराबर। किसके बराबर आ रहा है? स्पीड के। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आपको वेलोसिटी पता है ना, तो आपको स्पीड भी पता है। अगर आपको वेलोसिटी पता है तो आपको स्पीड भी पता। सिंपली क्या करना है? उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। क्या करना है? उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। यहां पे देखो एक कंट्राडिक्शन आपको दिखना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं था, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर है ना? इसी चीज को मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो, v बराबर मॉड ऑफ v, है ना? मतलब अगर 2 सेकंड पे आपसे पार्टिकल का स्पीड पूछ ले तो क्या करोगे? ये तो वेलोसिटी है, स्पीड पूछ ले, √12 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे ही लेते हैं ना, सॉल्व कर लेना। दिस इज योर स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। पक्का? यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? तो जल्दी से नोट करें। हम रिवाइज कर रहे हैं अभी जल्दी से, है ना? तो नोट डाउन करें। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज एक्सेलेरेशन की। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा जल्दी से बताओ। तो एवरेज एक्सेलेरेशन को हम लोग डिनोट करेंगे a एवरेज से। एवरेज एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज
टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। ठीक है, अगेन ये एक इंटरवल में डिफाइंड है। किस में डिफाइंड है? इंटरवल में। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। कोई दिक्कत? पक्का? तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सेलेरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन पूछ ले तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो ये बन जाएगा डी वी बाय डी टी। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देखो यहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड, तो ये मत सोचना कि स्पीड बढ़ने घटने से ही एक्सेलेरेशन होता है। वेलोसिटी कैसे भी चेंज हो एक्सेलेरेशन होगा। हो सकता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है तो भी एक्सेलेरेशन है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो भी एक्सेलेरेशन है, और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है तो भी एक्सेलेरेशन है, और दोनों बदल रहा है तो भी एक्सेलेरेशन है। समझ में आ रहा? तो पार्टिकल के एक्सेलरेट होने का कारण यह मत सोचना कि उसका स्पीड घट या बढ़ रहा होगा, डायरेक्शन बदलने पे भी एक्सेलरेशन होता है। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। और डीएक्सेलेरेशन जैसा कोई क्वांटिटी फिजिकली डिफाइन नहीं किया गया। डीएक्सेलेरेशन का क्या मतलब बताए थे वन डायमेंशनल मोशन में, अगर मेरा वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो पार्टिकल का स्पीड घटता है। इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को डीएक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? बट एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वेलोसिटी कैसे भी बदल रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर इज एक्सेलरेशन। पक्का? तो इसी चीज को और आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बराबर डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। अरे वी को लिख सकते हैं ना, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, है ना। तो ये हो गया मेरे एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट और ये हो गया मेरे एक्सेलेरेशन का वाई कंपोनेंट। कोई दिक्कत? पक्का? डी वी एक्स बाई डी टी अगर आपको याद हो तो वी एक्स इज बेसिकली डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो डी वी एक्स बाई डी टी मतलब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अरे है ना। तो ये बेसिकली इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा? सेकेंड डेरिवेटिव। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? तो डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर जे कैप, या इसी चीज को और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ योर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी, और एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। अरे है ना, पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। दैट मीन्स पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करने पे क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन। एक फिर दूसरा सवाल करोगे, जल्दी से कर लो। मान लो पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर माइनस 5 जे कैप, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन बताना है एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बचेगा 3 आई कैप माइनस 4t जे कैप, है ना। फिर से डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा,
और बचेगा सिर्फ -4 जे कैप। ध्यान से देखो तो ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। कैसा एक्सेलेरेशन है? कांस्टेंट, क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। देखो ना, इसमें टाइम का कोई फैक्टर इन्वॉल्व है क्या? नहीं है। मतलब ये कैसा एक्सेलेरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। कोई दिक्कत? पक्का? तो ये नोट डाउन करो जल्दी से, है ना। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप यहाँ तक के लेक्चर में आपको मज़ा आया हो, सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। तो जितने ज़्यादा फ्रेंड में हो सकता है इसको सर्कुलेट करें, ताकि उनको भी पता चले कि जेई का प्रिपरेशन कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू।